चलो, प्रीवियस क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या था? किस पर बेस्ड क्वेश्चन था? रेडियस पे। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है अदनान? रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है? हाँ बोलो, आर्यन बताओ। अच्छा, जो मन में आया बोल दो, घर की खेती है। रेडियस का फॉर्मूला बताया था mv/bq। अब क्वेश्चन देखो क्या है। एक प्रोटॉन, ध्यान दो, कॉपी निकालो। ये क्वेश्चन सब सॉल्व करना होगा, सिर्फ पीडीएफ देखने से नहीं होगा। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सेम है। एंटर एट राइट एंगल्स टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बी। कंपेयर द रेडियाई ऑफ दियर सर्कुलर पाथ। रेडियस को कंपेयर करना है। तो रेडियस को हम लोग mv/b³ मोमेंटम के फॉर्म में लिखे थे और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में 2mk/bq लिखे थे। जब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो रेडियस किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करेगा? मास पे और चार्ज पे। तो सबसे पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो निकाल लो। तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट मास एंड इनवर्सली रिलेटेड टू चार्ज। तो पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेडियस का रेशियो लिख लो। तो यहां पर ये मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया। डिनोमिनेटर में हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के लिए 1h1 लिखते, न्यूट्रॉन के लिए 1h2, अल्फा पार्टिकल 2he4। अब यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन, मास सिंपल m से रिप्रेजेंट किया, चार्ज ऑफ प्रोटॉन को q से रिप्रेजेंट किया। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना हो गया? उतना ही रहा। मास न्यूट्रॉन का कितना हो गया? ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन। तो रेशियो कितना आ गया? 1:√2। अब न्यूट्रॉन टू अल्फा पार्टिकल रेशियो निकाल लो। न्यूट्रॉन टू अल्फा पार्टिकल, तो न्यूट्रॉन टू अल्फा पार्टिकल यहां पर देखो, रूट मास ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इनटू चार्ज इनवर्सली रिलेटेड है ना। तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब इसके वैल्यू को लिखो। न्यूट्रॉन का मास क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, एम रख दिया। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन को क्यू लिख दिया। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज ट्वाइस ऑफ न्यूट्रॉन, मास अल्फा पार्टिकल का 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4m। अब यहां से q और q कैंसिल हो गया, रूट m कैंसिल हो गया। ऊपर क्या आ गया? √2। और नीचे क्या आ गया?
2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो √2:1। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन से देखिए, रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू द रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन टू द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल 1:√2:1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबको आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? दिक्कत है तो पूछ लो, कहीं भी किसी स्टेप में दिक्कत हो तो पूछो। क्या इसका रेशियो 1:2, इसका रेशियो √2:1, तो दोनों तीनों को ये इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1:√2:1 हो गया। तुम लोग का नोट्स तो कंप्लीट नहीं है, व्यूज भी 14-15 है, कह के सब हमने देख रखा है, कहां से नोट्स कंप्लीट हो रहा है? अदनान तुम्हारा कंप्लीट है कल तक का? तुम्हारा हर्ष? यस, तुम्हारा तो एज यूजुअल सारा नोट्स कंप्लीट रहता है। अच्छा, आर्यन तुम्हारा कौन सा क्लास बचा हुआ है? कल तो ऐसे भी छुट्टी हो गई थी, तो कल कंप्लीट कर लेना चाहिए। तुम्हारा पूरा कंप्लीट है, गुड। सत्यम, तुम मुखिया का इलेक्शन लड़ो अब। तुम जितना गांव जाते हो सही में मुखिया ही बनोगे तुम, लग रहा है। तो फिर परसों तो तुम वो फोन कर रहा था तो फोन नहीं उठाया हो। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। टाइम दोगे तब सीखोगे, हड़बड़ी में कुछ नहीं होता है। कहता है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड विच एग्जिस्ट इन द विड्थ ऑफ रीजन डी। लास्ट वाला सेगमेंट जो बताया था स्पाइरल से पहले, याद है ना? कि एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन हम लोगों ने क्रिएट किया जिसका विड्थ गिवन था, और चार्ज पार्टिकल जैसे ही एंटर किया, इसके कलर को थोड़ा चेंज कर दें, यहां से चार्ज पार्टिकल एंटर किया था, साइडवेज डिफ्लेक्ट हुआ था, और इसका डिफ्लेक्शन ये आ गया था। तो फाइनली हम लोगों ने यहां से इसका डिफ्लेक्शन फाइंड किया था, ये एंगल थीटा, तो ये थीटा को रिप्रेजेंट किया था, ये रेडियस था, और ये हमारा विड्थ डी फील्ड का। और इससे हम लोगों ने साइन थीटा का वैल्यू निकाला था D/R, और इसको लिखा था mv/bq, तो bq ऊपर चले गए। तो सबसे पहला जैसे ही हम लोगों ने पहला लाइन को पढ़ा, फॉर्मूला लिख लिया। अब कहता कंपेयर एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब थीटा को कंपेयर करना है। सफर्ड बाय द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, दो पार्टिकल है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है। इफ बिफोर एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड बोथ पार्टिकल हैव द सेम मोमेंटम, मोमेंटम सेम है, मतलब डिनोमिनेटर का क्वांटिटी सेम। ठीक, तो पहला कंडीशन में मोमेंटम सेम, तो डिनोमिनेटर का क्वांटिटी सेम, तो ओनली डिपेंड्स ऑन डी, तो फिक्स है भाई, बी फिक्स है, क्यू पर डिपेंड करेगा। तो हमको साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इसका मतलब साइन थीटा फॉर प्रोटॉन, साइन थीटा फॉर अल्फा पार्टिकल का रेशियो चाहिए, चार्ज ऑफ प्रोटॉन टू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक, तो प्रोटॉन को हम लोग 1h1, अल्फा पार्टिकल को 2he4, इसी फॉर्म में लिख रहे हैं।
तो प्रोटॉन पे चार्ज क्यू, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज ट्वाइस, तो 1:2 का रेशियो आ गया। अब सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेम काइनेटिक एनर्जी। तो सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको क्या बताया था सेकेंड पार्ट के लिए, फिर वैसे ही साइन थीटा का फॉर्मूला लिख देंगे। न्यूमरेटर में क्या है भाई, बी डी क्यू, और नीचे एम वी को लिख देंगे √2m k। काइनेटिक एनर्जी सेम, इसका मतलब यहां पर किस किस पैरामीटर पर डिपेंड किया डिफ्लेक्शन, जल्दी से बता दो। साइन थीटा डिपेंड्स ऑन क्यू एंड मास, इसी पर डिपेंड किया। तो साइन थीटा फॉर प्रोटॉन, साइन थीटा फॉर अल्फा पार्टिकल। तो यहां पर चार्ज ऑफ प्रोटॉन और ये मास ऑफ प्रोटॉन, यहां पर आ गया चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन पे चार्ज क्यू, मास क्यू हो गया, अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स और चार्ज अल्फा पार्टिकल का ट्वाइस। अच्छा गलती हो गई यहां पर, एक कोई बात नहीं। देखो आप लोग ओवरराइट करते हो, हमारा ओवरराइट कहीं होता है, नहीं ना होता है, कहीं गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक लिखा है, प्रूफ कर दो, कहीं ओवरराइट नहीं है। तो मतलब ओवरराइट नहीं, हमने कहा ओवरराइट नहीं हो रहा है। ओवरराइट का मतलब समझो, इसके ऊपर हम लिखते हैं दोबारा तब ना, इरेज करके लिखा है, वो आपके कॉपी में है फैसिलिटीज, नहीं है तब फिर। तो यहां से मास √m कैंसिल हो गया, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, तो 2:2 मतलब 1:1 आ गया सेकेंड का आंसर। थर्ड इमीडिएट आप लोग निकाल लीजिए, एक्सलेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। प्रीवियस क्लास में ही बताया था काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल के टर्म में, और विपुल जी पटना में सो रहे थे उस समय, और कह रहा मुजफ्फरपुर में सोए थे। शुक्र मनाओ तुम प्रीवियस क्लास में कहा था दिल्ली में नहीं सो रहा था। चलो जल्दी बताओ थर्ड का आंसर, क्विक। एक्सलेटिंग थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, थर्ड इधर सॉल्व कर रहे हैं। डिफ्लेक्शन का पहले फॉर्मूला लिख दो, देखो अपने आप सब याद आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ही लिखोगे, बी क्यू डी, और काइनेटिक एनर्जी यहां पर है 2m, और के को हमने कहा था चार्ज इनटू एक्सलेटिंग पोटेंशियल, तो Q इंटू कैपिटल V। अब ये सॉल्व होके क्या देगा, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू ऊपर सिर्फ √Q बचेगा और नीचे √m बचेगा। चेक करो, ऊपर Q है और नीचे √Q, तो ऊपर Q को √Q इंटू √Q लिखा, तो एक √Q कैंसिल हो गया, तो √Q पर डिपेंड किया, तो साइन थीटा फॉर प्रोटॉन, साइन थीटा फॉर अल्फा पार्टिकल, तो ये आ गया चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, नीचे आ गया चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन पे चार्ज Q हो गया, मास प्रोटॉन का m ले लें, अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स, चार्ज अल्फा पार्टिकल का ट्वाइस, तो क्या बचा देख लो,
मिस्टेक तो नहीं है ना कहीं? हाँ हाँ, नहीं हमने तो कहीं मिस्टेक नहीं है ना। चलिए, तो ऊपर हो गया 2, नीचे √2, तो उसको 2 को लिख देंगे √2 इंटू √2 डिवाइड बाय √2 कैंसिल। तो फाइनली क्या आ गया आंसर? √2:1। क्लियर? 100%। अब आ जाए नेक्स्ट, एक डिवाइस से बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे सिलेबस से इसको हटा दिया गया, लेकिन एक बोर्ड जहां हम लोग रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, उसमें ये आता है। बहुत इंपॉर्टेंट। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करता है। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करता है तो कौन कौन से? प्रोटॉन को एक्सलरेट करता है, न्यूट्रॉन को, अल्फा पार्टिकल को। और दूसरा एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग कहते हैं बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करता, लाइक इलेक्ट्रॉन। लेकिन इन दोनों कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, साइक्लोट्रॉन और बीटाट्रॉन के लिए। जब मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग वैरी करते हैं तो वो डिवाइस जो बनता है उसको कहते हैं सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। वो इस ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में पढ़ना है। तो अभी हम लोग साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे। बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है। पहले तो थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन, एक सिलिंड्रिकल है, एक सिलिंड्रिकल पार्ट, उसको 2 पार्ट में कट कर दिया। जब सिलेंडर के एक पार्ट को आप कट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यह सिलिंड्रिकल शेप है, इसको बीच से कट करेंगे तो हम जैसे यहां पर इरेजर यूज कर रहे हैं, तो कट करने के बाद ये एक शेप बनता है डी शेप। यही हमने 2 डायमेट्रिकली एजेस D1 और D2, 2 डीज ले लिया। अब D है इसलिए इसको हम कहते हैं डीज। ठीक है? अब यहां पर एक विंडो, अब इससे इसको हमने यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, नॉर्थ से साउथ। अब फील्ड जो रखा, इस फील्ड रीजन में चार्ज पार्टिकल को हम लोग जैसे प्लेस करते हैं, साइडवेज डिफ्लेक्ट होकर ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। ये पढ़ चुके हैं। सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा तो रेडियस mv/bq। लेकिन हम चाहते हैं उसको एक्सलरेट करें, तो एक्सलरेट करने के लिए हम लोग एसी ऑल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और वो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है जिसका फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा 10⁻7 साइकिल पर सेकेंड होता है। वो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, वही हमने कनेक्ट किया। अब कनेक्ट करने के बाद यहां से चार्ज पार्टिकल, ये D1 D2 ये नाम दे दिया, विंडो मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए कैसे ये एक्सेलरेट होकर के एक इंक्रीजिंग रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो यही हमारा 2 डायमेट्रिकली एजेस और ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। अब इसके बीच में यहां पर एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इंजेक्ट करेंगे। कहां? दोनों के बीच सेंटर पे। जैसे इंजेक्ट किया, ये तो पहले फील्ड है, यहां इंजेक्ट होगा, ये इंजेक्ट कर दिया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, और फिर ये एक स्पाइरल मतलब सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा और एक्सलेट होकर के फाइनली ये विंडो से इजेक्ट हो जाएगा। ठीक? अब यहां पर रेडियस इसका बार बार इंक्रीज करता जा रहा है। रीजन क्या होता है? देखिए ध्यान से फिर से,
जैसे ही चार्ज पार्टिकल को आप इसके अंदर प्रोजेक्ट करते हैं, यहां पे आपने प्रोजेक्ट किया, ये सर्कुलर पाथ को फॉलो किया, तो सर्कुलर पाथ फॉलो किया। अब मान लो एट एनी इंस्टेंट, ध्यान दो, एट एनी इंस्टेंट यदि आपने एक्सलेट किया तो ये पाथ को फॉलो किया, तो ये जो डायमेट्रिकली एजेस D1 और D2 है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में, ये सपोज ये पोलैरिटी उस समय नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल इस चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और एक्सलेट कराएगा। ठीक, अब एक्सलेट कराया तो ऑब्वियसली इसका रेडियस बढ़ गया। अब नेक्स्ट जैसे ही वो सेमी सर्कुलर पाथ को कंप्लीट किया, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में ये एक तरह से फैसिलिटी होता है कि इसके पोलैरिटी को ऑटोमेटिकली रिवर्स कर देता है, तो यहां का पोलैरिटी रिवर्स हो गया। अब इधर आ गया D2 की तरफ नेगेटिव। अब नेगेटिव वाला क्या करेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके एक्सलेट किया और इसका रेडियस पहले से ज्यादा इंक्रीज कर गया। फिर ये सेमी सर्कुलर पाथ को जैसे कंप्लीट किया, फिर इसका पोटेंशियल रिवर्स हो गया और यहां का पोटेंशियल प्लस हो गया। फिर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके फाइनली इस तरह से इंक्रीजिंग रेडियस और ये विंडो से इजेक्ट हो जाता है। अब इसका एनर्जी इतना ज्यादा क्यों होता है जिससे वो इजेक्ट होता है? अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है। एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जो आप ये सर्कुलर पाथ है, तो हम लोगों ने एक टर्म निकाला था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू, रेडियस क्या था भाई? mv बाई बी क्यू, ध्यान दो। और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाला था, ओमेगा होता v बाई आर। क्या बन गया ओमेगा? बी क्यू बाई एम। ये किसका ओमेगा है? उस चार्ज पार्टिकल का ओमेगा है, जिसको कि हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसको हम लोग साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, इसका फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 7 साइकिल पर सेकेंड होता है। ये फ्रीक्वेंसी जो भी होगा वो एसी का होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट का। यदि ये ऑल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी और साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए तो रेजोनेंस विल अकर, और रेजोनेंस जब होगा तो एनर्जी मैक्सिमम होगा। हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पढ़ाने का फ्रीक्वेंसी, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 10 यूनिट है। हम जो बोल रहे हैं आपके ब्रेन पे जाके वो स्ट्राइक कर रहा है, और आपके सोचने समझने की जो शक्ति है उसका भी यूनिट 10 है। दोनों बराबर हो जाए तो क्लास की एक एक बातें याद हो जाएगी, तो रेजोनेंस हो जाएगा। इसलिए हम लोग अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी रेजोनेंस रख सकते हैं। सीधी सी बात। अब मान लो हम बोल रहे हैं, हमारे बोलने का जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है उसका वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी 10 यूनिट है, और इस कमरे में, इस रूम में जो विंडो में ग्लास है उसके वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी भी 10 यूनिट है। हम बोलते जाएंगे और उसमें वाइब्रेशन होता जाएगा, फिर रेजोनेंस हो जाएगा।
इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी बॉम्ब एक्सप्लोड करता बाहर, उसका जो ब्रेकिंग फ्रीक्वेंसी होता है ग्लास के फ्रीक्वेंसी से टैली कर गया और एक्सप्लोशन कहीं और, आपका ग्लास क्रैक हो रहा है, रेजोनेंस हो गया। उस समय एनर्जी सबसे ज्यादा होता, मैक्सिमम। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग सब रेजोनेंस में एक्सेप्ट आर्यन, आप सब पढ़ रहे हैं, ये वाटर बॉटल से पानी पी रहा है, हो सकता है उसमें कुछ और है जो बिहार में बैंड है वो भी ला करके रखा नहीं, कैसे हम मान लें कि पानी है? हो सकता है वो उसे मिला रखा होगा, इस तरह से एल्ट्रेशन कर रखा होगा कि उसमें स्मेल नहीं आता होगा। ये सब यदि है तो हैबिट त्याग दो भाई। हाँ, समझ में आ गया? इस तरह से इसका मैक्सिमम एनर्जी होता है। यही बेसिक प्रिंसिपल है साइक्लोट्रॉन का। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझ जाएं। ये तो हमने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया। देखिए यही है डिवाइस, मेन डिवाइस यही है, ठीक। अब देखिए सिंपली जो हमने आपको कहा वही चीज लिखा भी हमने। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट्स ए चार्ज पार्टिकल and magnetic field keeps it revolving in circular orbits of constant frequency। ये इसका प्रिंसिपल हो गया। अब इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या था? इट कंसिस्ट ऑफ टू हॉलो डी शेप मेटालिक चैम्बर्स D1 एंड D2, जिसका नाम डीज कहा, और ये डीज हॉरिजेंटली रखा हुआ है, इसके बीच का सेपरेशन है, और इसको हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर दिया। अब कहता डीज आर इनक्लोज इन ए मेटल बॉक्स कंटेनिंग ए गैस एट ए लो प्रेशर ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इतना लो प्रेशर है। होल एपरेटस को हमने बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, दो पोल पीसेस नॉर्थ और साउथ के बीच में रखा, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर हो जाए। और जब मैग्नेटिक फील्ड मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर हो जाए तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और उससे हम लोग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो फाइनली हम लोगों का फ्रीक्वेंसी अभी बताया, वही फ्रीक्वेंसी जो पढ़ा था। रेडियस पहले निकाल लोगे, बी क्यू एम वी बाई बी क्यू, रेडियस से आप ओमेगा निकाल लें, और ओमेगा से ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, और टाइम पीरियड भी निकाल करके बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल के बना सकते हैं। मैक्सिमम एनर्जी कैसे निकालेंगे? ई मैक्सिमम बताओ। बहुत सिंपल है ना, हम लोगों ने ये कंडीशन तो पढ़ ही रखा है ना, बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इससे हम लोगों ने रेडियस निकाल लिया भाई एम वी बाई बी क्यू, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। तो v बाई आर तो क्या आ गया? बी क्यू बाई एम हो गया। ओमेगा को 2 पाई न्यू लिख सकते हैं, तो ये बी क्यू बाई एम आ गया। इससे फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, बी क्यू बाई 2 पाई एम आ जाएगा। यही तो हम लोगों ने फाइंड किया। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या आ गया? v चाहिए हमको, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। अब यहां से हाफ एम वी का वैल्यू यहां से ले लो, वी क्या आ गया? बी क्यू आर बाई एम। सॉल्व करो, एक एम कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा? बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। यही तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल। क्लियर? तो साइक्लोट्रॉन वाले पार्ट में ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट, वेलोसिटी सिलेक्टर। ये हमारे लिए दोनों के लिए कॉमन सिलेबस है। वेलोसिटी सिलेक्टर कहता है कि जैसे एक चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोवाइड कर रखा, ठीक। अब कहता है बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने लॉरेंज फोर्स पढ़ रखा।
force due to electric field F is equal to QE and force due to magnetic field QV क्रॉस P। क्लियर? अब यहां पर जो चार्ज पार्टिकल अब कहता है कि इसका वेलोसिटी देखो किधर है। चार्ज पार्टिकल को हमने एंटर कराया अलोंग द डायरेक्शन x, तो उसको क्या लिखा VI क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्रेजेंट है अलोंग y एक्सिस EJ कैप। मैग्नेटिक फील्ड किधर है Z एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक, अब ये सारे वैल्यू को हम इसमें पुट कर दें। F वेक्टर ध्यान से Q, E को लिख दिया EJ कैप प्लस V को लिख दिया VI कैप प्लस VK कैप। ठीक है, ध्यान दो Q EJ प्लस I क्रॉस K माइनस J, I क्रॉस J माइनस K, तो क्या सॉरी I क्रॉस K माइनस J, तो ये क्या बन जाएगा माइनस VB J का। क्लियर? इसका मतलब ये कहता है कि ये जो फोर्स एग्जर्ट हुआ यहां पर QE और क्या बना ये VB, इन दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट, तो कहता है इस कंडीशन में नेट फोर्स 0 होगा। तो जब नेट फोर्स 0 होगा तो क्या बन जाएगा ये QE इज इक्वल टू QVB, Q कैंसिल, V इज इक्वल टू E बाई B। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। अब जे थॉमसन ने क्या किया, इसने क्या किया कि बहुत सारे बीम ऑफ पार्टिकल को इसने एक्सेलरेट किया, मतलब सब इस बीम को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ध्यान दो यहां पर, विपुल तो मोबाइल चला रहा है। अब यहां पर ये सपोज बीम को रिप्रेजेंट किया 1 2 3, E बाई बी का रेशियो जो आपने फील्ड प्रोवाइड किया E और जो B प्रोवाइड किया उसका कुछ वैल्यू होगा। तो सेकेंड पार्टिकल के लिए V निकालेंगे, फर्स्ट पार्टिकल के लिए V निकालेंगे, थर्ड पार्टिकल के लिए V निकालेंगे, और जो हमारा E बाई बी का रेशियो था वो सिर्फ और सिर्फ इसने ओबे किया, इसने जस्टिफाई किया, 1 और 3 ने नहीं किया। ऐसे पार्टिकल को हम लोग फिल्टर कर लेंगे, ऐसे पार्टिकल को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे जो E बाई बी के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए नाम पड़ गया वेलोसिटी सेलेक्टर। और इसी बेसिस पर जे थॉमसन ने Q बाई एम का रेशियो निकाला था। वैसे ही पार्टिकल को उसने सिलेक्ट किया जो E बाई बी के रेशियो को जस्टिफाई किया और उसका नाम उसने इलेक्ट्रॉन ही बताया, और वही स्पेसिफिक चार्ज Q बाई एम का रेशियो निकाला। आई बात समझ में? ठीक, यही रिजल्ट है, देख लीजिए, 0 कर दिया तो V इज इक्वल टू E बाई बी। तो फाइनली क्या कहा, इसी को हमने ऐसे अरेंजमेंट को ही यूज किया चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करने के लिए जो पर्टिकुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें E और B का वैल्यू जस्टिफाई करेगा। और इसी अरेंजमेंट को हम वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर भी कहते हैं। और इसी मेथड को जे थॉमसन ने अडॉप्ट करके चार्ज टू मास रेशियो निकाला। है समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था वेलोसिटी सेलेक्टर। तो इस तरह से ये वाला पार्ट हम लोगों का खत्म हो गया। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोगों ने 80% सिलेबस खत्म कर ली विद प्रॉब्लम।
जितना आपको दे रखा है असाइनमेंट में वो सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे। अब लास्ट वाला सेगमेंट सिर्फ प्रॉब्लम के लिए है, थ्योरी के लिए नहीं है तो डेरिवेशन भी, लेकिन लास्ट सेगमेंट में प्रॉब्लम ज्यादा पूछा जाता है। और